अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो कुल्लियात में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है अशकाल अदविया, यानी फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स या डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ बातों को हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए इस नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने 3-4 पॉइंट के बारे में बात किया था और फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो कैटेगरी की कैसे यूज़ करते हैं। अगर उसके एल्कलॉइड्स या उसके जौहर अफ़ाल को यूज़ करना है तो हम लोग उस दवा का जुशादा या कशादा बना के इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी कैटेगरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन 4 कैटेगरी के बारे में, उन 4 टाइप्स के बारे में कि जामिद दवा या नीम जामिद या फिर सयाल या फिर बुखारी, उन सब के बारे में जाना था कि ये दवा हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जामिद अदविया। तो अपनी यूनानी तिब में हम लोग जामिद दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऐसे कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम जिस्मानी नहीं, निज़ाम का मतलब सिस्टम और हमारी बॉडी का, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर, जीआईटी और नर्वस सिस्टम, उन तमाम निज़ाम जिस्मानी में हम सॉलिड दवा का इस्तेमाल कमोबेश करते ही हैं। ठीक है, तो उनकी अलग से फहरिस्त है। इनमें कई लिस्ट हैं, कई दवाएं जो हम अपने यूनानी तिब में इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड दवाएं। तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनके फ़ायदे भी पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग क्यों ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, इन दवाओं को एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग और उनके फ़वायद, उनके बेनिफिट भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सॉलिड ड्रग्स में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हब। तो देखिए, हब यानी पिल, गोली, और हबूब अगर आ जाए तो गोलियां। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो हब है ये कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लफ्ज़ कई चीज़ों के लिए, और बाज़ कुछ लोग इसका इस्तेमाल सीड के लिए भी करते हैं। हब का मतलब सीड या बीज कहते हैं वो लोग, या तुख्म। ठीक है, तुख्म यानी उन्हें बीज के नाम से भी जाना जाता है, हब का मतलब। लेकिन जब इस्तिलाही माने उसके निकाले जाते, टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसके माने होता है कि एक ऐसी गोली जो कई सारी दवाओं के सफूफ को मिक्स कर गोल कर लिया गया हो। फिर से समझिए, जो हब है हम उन्हें कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को। तो बाज़ लोग हब का मतलब सीड भी कहते हैं, बीज भी, लेकिन जब इस्तिलाही माने में हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि एक या एक से ज़्यादा दवाओं को इनका सफूफ बनाते हैं और सफूफ बनाने के बाद उसे हम मिलाकर अच्छी तरीके से एक गोली बना लेते हैं। तो जो ये गोली बनी उसे हम हब कहते हैं। यहाँ आपको बस इतना ही जानना है। अब क्या होता है कि हम लोग सैदला में पढ़ते हैं, 3rd प्रॉफ में, कि कैसे इन गोलियों को बनाया जाता है और उससे पहले सफूफ किन किन दवाओं का कैसे बनते हैं, फिर किस राब्ते का, किस मटेरियल का इसमें इस्तेमाल होता है इनको बांधने के लिए, गोल करने के लिए। तो वो अलग मौजू है। सिर्फ आपको इतना जानना है कि अलग अलग दवाओं के सफूफ को बनाकर हम गोल कर लेते हैं, उसी को हम हब कहते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में एक जामिद दवा है। इस हब की रिगार्डिंग एक और बात है, तो उसको समझते हैं। मिकदार खुराक और ज़रूरत इस्तेमाल के एतबार से इन हब की गोलियों की साइज़ अलग अलग होती है। हम लोग अलग अलग साइज़ की बनाते हैं। मिकदार खुराक यानी डोजेज के हिसाब से उनकी, कि किसको खिलाना है, जिनको देना है वो उम्र में कितने बड़े हैं, उनका वज़न क्या है, कोई बच्चा है, ज़रूरत इस्तेमाल से कि उसे कम डोज में देनी है, तो उस लिहाज से हम इन गोलियों की साइज़ को डिफरेंट कर देते हैं, अलग अलग बनाते हैं। तो देखिए, छोटी एक बनती है गोली जो राई के बराबर होती है, राई यानी सरसों। ठीक है, सरसों से थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे होम्योपैथिक गोली वाइट कलर की आती है उस तरीके की बनती है, राई के बराबर या कुछ मसूर के बराबर। मसूर की दाल आप देखे होंगे, मसूर की दाल थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ में, ग्रीन कलर की मसूर। ठीक है, तो उन दाल की साइज़ के बराबर। और फिर या हम उससे और बड़ी साइज़ की बनाते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर की डायमीटर वाली, 1 सेंटीमीटर, जिसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो उस गोली का। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो 1 सेंटीमीटर से बड़ी गोलियां होती हैं हम उन्हें बंदका कहते हैं, बंदका। ठीक है, अब बंदका क्या होता है, बनादिक से बना है। तो देखिए, बनादिक का मतलब होता है गुल्ला। गुल्ला समझते हैं आप, यानी गुलेल में लगाने वाली गोली,
आप लोगों ने गुलेल देखा होगा जिसमें रबर लगाकर खींच के किसी चीज़ को मारते हैं, तो उसमें छोटी गोलियां लगाते हैं तो मिट्टी की बनाकर, तो उसकी साइज भी इतनी बड़ी होती है 1 सेंटीमीटर के डायमीटर के आसपास, उससे बड़ी भी हल्की होती है। तो उन्हीं लफ्ज़ से ये बना है, यानी गुल्ला, जैसे कि बनादिक या बंदका, उसके माने गुल्ला के होते हैं जो गुलेल में गोलियां लगाई जाती हैं मिट्टी की बनाकर। या अब कांच की गोलियां चलेंगी तो वो तो बहुत बड़ी होती हैं, वो नहीं, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के आसपास की डायमीटर वाली गोलियां, उनको हम कहते हैं बंदका, बनादिक। तो ये टर्म आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट जामिद दवा की बात करेंगे हम लोग, जिसे हम कहते हैं कुर्स या टिकिया, या इंग्लिश में हम कहते हैं टैबलेट्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कुर्स चिपटी होती हैं, चिपटी, और कभी कभी तो गोल में चिपटी होती हैं। जैसे आप लोगों ने टैबलेट्स देखा होगा तो कुछ तो इस तरीके की होंगी चिपटी टैबलेट, जिसपे वो हल्का सा निशान भी होगा बीच से, और कभी कभी उस पर उनके mg वगैरह भी लिखे होते हैं, कभी नाम लिखा होता है, तो वो अलग अलग कंपनीज के हिसाब से बनी होती हैं। और कुछ चिपटी गोल होंगी इस तरीके से, ठीक है, गोल और चिपटी हुई इस तरीके से, कुछ का शेप इस तरीके का होता है। लेकिन बहरहाल कुर्स की बात करें तो कुर्स चिपटी और टिकिया है जो अलग अलग मुख्तलिफ शक्लों की होती है, चाहे वो चिपटी हो पूरी तरीके से, चाहे वो गोल चिपटी हो, या फिर दोनों तरफ से हल्की से घुमावदार हो। तो इन अलग अलग शक्लों की बनाई जाती हैं। और अगराज और मकासिद जो इसके हैं वो सेम हब जैसे हैं। इनके दवाओं में, इनके सफूफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब हम बस किसी चीज़ का कुर्स बनाना चाहते हैं उन पाउडर्स का, तो हम मशीनों के जरिए उनको बना लेते हैं, तो यही फ़र्क होता है। और इन चीज़ों को हम लोग 3rd प्रॉफ में पढ़ते हैं, कुर्स बनाने का तरीका, और उसमें कैसे शुगर कोटिंग करनी है या किसी भी दवा की कोटिंग करनी है, तो यही फ़र्क होता है। हम लोग वहाँ फ़र्क भी पढ़ते हैं, हबूब और कुर्स में, गोलियों और टिकियों में फ़र्क पढ़ते हैं। तो कैसे किस पे सिल्वर कोटिंग होती है या नहीं होती है, किस पे शुगर की कोटिंग होती है, किसका टेस्ट कैसा है, तो वो तमाम बातें हम लोग वहाँ सीखते हैं। यहाँ सिर्फ आप जानेंगे कुर्स एक जामिद दवा है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम टिकिया कहते हैं, जो मुख्तलिफ शक्लों की होती है और तकरीबन हबूब के जैसी ही होती है, बस वो चिपटी होती है और मशीनों के जरिए बनाई जाती है। तो अब हम लोग इस हब और कुर्स के फ़वायद पढ़ेंगे, यानी फ़ायदा क्यों है इसे गोल बनाना, इसे चिपटा बनाना, और इसका मकसद क्या है। मकासिद, मकसद की जमा है कि क्या मकसद है, क्या वजह है कि हम ऐसा करते हैं। तो आइए उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला कि दवा की मिकदार खुराक को मुतय्यन करना। मिकदार खुराक, अब ये कैसे मुतय्यन हो सकती है? जब आप किसी भी गोली या टिकिया की साइज़ आप मेंटेन करते हैं, जब उसे छोटा बनाते हैं या बड़ा बनाते हैं, तो इसमें छोटी यानी में कम दवा है, बड़ी गोली है तो ज़्यादा दवा है। तो इसके लिहाज से हम उसकी मिकदार खुराक को मुतय्यन करते हैं कि ये ज़्यादा डोज में है और ये कम में है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कि इनकी साइज के हिसाब से हम मिकदार खुराक को मुतय्यन करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, हब पर यानी गोलियों पर हम चांदी के वरक लगाते हैं, इस पे चांदी के वरक की कोटिंग करते हैं, और टिकिए पर, कुर्स पर हम शक्कर की कोटिंग करते हैं, यानी शक्कर का गिलाफ लगाते हैं। इसमें शक्कर का गिलाफ और इसमें चांदी का गिलाफ। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा करने से कई वजह हैं। ऐसा करने से कि जो गोली बदसूरत दिख रही है, बेकार शक्ल की दिख रही है, तो वो थोड़ी खूबसूरत दिखने लगती है, अच्छी दिखने लगती है। ठीक है, और जो कुर्स जो एकदम ख़राब टेस्ट की है, मज़ा उसका अच्छा नहीं है, तो हम उस पर शक्कर की कोटिंग कर देते हैं ताकि थोड़ी सी टेस्ट उसका अच्छा हो जाए और खाने में दुश्वारी ना हो। वरना पता चले मरीज़ कुर्स या टिकिया मुंह में रख रहा है, इतनी कड़वी दवा है कि वो तुरंत वापस वोमिट कर दे रहा है, उल्टी कर दे रहा है, तो कोई फ़ायदा हमें मर्ज में नहीं मिले। तो इसीलिए हम लोग कुर्स यानी टिकिया पर शक्कर का गिलाफ और हबूब में चांदी का गिलाफ चढ़ाते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा। हम हबूब की बदमज़गी, उसकी तलखी और उसके शक्ल और सूरत को देखते हुए हम उन पर चांदी की गिलाफ और टिकिया पर शक्कर का गिलाफ चढ़ाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो तीसरा ये है कि हम
ऐसा इसलिए करते हैं, हबूब और जो कुर्स है ऐसा इसलिए हम बनाते हैं ताकि ये किसी पानी के साथ, जैसे किसी बदरका के साथ आसानी से हमारे मैदे में जा सके और वहाँ जाकर अपना फंक्शन कर सके। ठीक है, अगर सपोज कई जगह सफ़ूफ भी यूज़ होता है, लेकिन सफ़ूफ से अच्छा है कि हम उसकी गोली बना लेते हैं, उसकी टिकिया बना लेते हैं कि एक बार खाया आदमी और सीधा वो पानी के ज़रिए या किसी भी बदरका के ज़रिए वो वापस पेट में आराम से चला जाता है और फिर वहाँ अपना जो फंक्शन करना है वो करता है। तो बआसानी हम उसे बदरका के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक बात, तो हम ये बदरका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो देखिए, कभी कभी दवाओं के साथ तो पानी इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद में दवा के साथ दूध, अर्क या कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी मकसद होता है। जैसे दवा के साथ अगर नॉर्मल पानी ले रहे हैं तो वो आसानी से निकल जाए, आसानी से पेट में चली जाए, एक वो मकसद हो गया। दूसरा, दवा के साथ अगर दूध ले रहे हैं तो हम दूध उन दवाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं या तो वो दवाओं के फंक्शन को बढ़ा दे, उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे, उनकी काम में थोड़ी सी तेज़ी ला दे, कोई ना कोई मकसद होता है। और कोई दवा इस्तेमाल करें तो उसके साथ अर्क यूज़ करें तो वो अर्क उस दवा के फंक्शन को बढ़ाता है। बहरहाल कहीं ना कहीं वो उस दवा को बेहतर बनाते हैं। तो बदरका के बारे में आप जान गए, बदरका ऐसी चीज़ जो दवा के साथ ऊपर से ली जाए, और उनके मकसद को भी जान गए आप। ठीक, तो ये ओवरऑल हो गया आपका हब और कुर्स के फ़वाइद और मकासद कि किन किन वजह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट सॉलिड दवा हम लोग पढ़ेंगे शयाफ, या उसे हम कहते हैं बत्ती, और इंग्लिश में हम कहते हैं सपोजिटरी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि बाज हम कुछ दवाओं को बत्ती की शक्ल में, ऐसी बत्ती की शक्ल में बना लेते हैं और उसे महफूज कर लेते हैं, और ये दवा खारजी तौर पर यानी बाहर बैरूनी इस्तेमाल के लिए होती है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है। ठीक है, और क्या होता है कि इन दवाओं को हम घिस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, घिस कर इस्तेमाल किस में करते हैं? आँखों में, आँखों के लिए इस्तेमाल करने के लिए शयाफ़े अंबर, शयाफ़े अबेज़, ये सारी दवाएं हैं। तो उसमें आप इसे घिस कर किसी चीज़ पर, पत्थर पर, उसमें बाहरी तौर पर एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप आँखों में लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम, कोई नासूर है, कोई वुंड है, कोई जख्म है, तो उसमें कोई अल्सर है, फिस्चुला है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें इस दवा की जो बत्ती होती है जो हमने बनाई है उसे हम उसमें लगाकर उसे बांध देते हैं। तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी बाहरी तौर पर कहीं हाथ या पैर पे कहीं भी जख्म हो जाए, ठीक है, अल्सर वगैरह हो जाए, तो उस पे उस दवा को लगाकर, उस सपोजिटरी जो बत्ती की शक्ल में होती है, छोटी सी उंगली की शक्ल एकदम मान लीजिए इतनी बड़ी होती है, ठीक है, तो उसको लगाकर उस पे और बाकायदा बैंडेज कर दिया जाता है। एक बात इसमें हमेशा ख्याल रखिए, ये बाहरी इस्तेमाल के लिए, खाने वाली बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, तो देखिए पहला आइज़, आँखों के लिए हो गया, आइज़ के लिए, और उसके बाद दूसरा हम लोगों ने वुंड्स के लिए इस्तेमाल किया, वुंड्स या फिस्चुला के लिए आपने इस्तेमाल किया, कोई वुंड्स है उस पर इसको लगाकर बांध दिया, ड्रेसिंग कर दी इस बत्ती की, और आंखों में घिस के लगाया पत्थर पर। उसके बाद और एनल रीजन में यूज़ होता है, एनस में, ये मकद में इस्तेमाल होता है अगर कब्ज़ वगैरह की शिकायत है या फिर वहाँ मकामी तौर पर इस्तेमाल करना है, तो उसमें ये बत्ती जो है इस्तेमाल की जाती है। उस एनल ओरिफिस में, एनस में रख कर उस दवा को हम इस्तेमाल मिलाते हैं। फिर से इस बात को समझ लीजिए, शयाफ यानी बत्ती, शयाफ जो है शफ़ाह का प्लूरल है, ठीक है, उसकी जमा है, तो देखिए उसके माने बत्ती, बत्ती की शक्ल दे दी गई और हमने उस दवा को बत्ती बनाकर महफूज कर लिया, अपने पास रख लिया, और उस दवा को हम बैरूनी तौर पर, बाहरी एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। और कहाँ कहाँ? आँखों में हम उस बत्ती को घिस कर लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ज़ख्मों पे, नासूर पे हम उसको लगाकर बांध देते हैं या उसमें डाल देते हैं उन ज़ख्मों को, बत्ती को। उसके बाद एनल रूट के लिए अगर कब्ज़ वगैरह की शिकायत है तो उसमें भी उन दवा को मकामी तौर पर रख देते हैं, एनल रूट में भी, ठीक है। तो इन तीन तरीके से इस शयाफ या बत्ती का इस्तेमाल होता है। तो अब चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे हुमूल की, एक नई शक्ल की दवा, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस दवा को हम कपड़े में डाल देते हैं, एक छोटा सा कपड़ा, और उस दवा की पोटली बना लेते हैं, ऐसे बांध के छोटी सी पोटली बना लेते हैं, या कॉटन लीजिए, रुई, उसकी बत्ती बना के उस पर वो दवा छिड़क दीजिए, जो पाउडर, उस दवा का सफूफ आपके पास है, उस पर छिड़क कर बाकायदा उसको अच्छे से
तर कर लीजिए, उसमें लपेट लीजिए। जैसे दिए में जब बत्ती, कॉटन की रुई की बत्ती जब डालते हैं तो उसमें जैसे तेल पूरी तरीके से डूब जाता है, उसी तरह हम उस पर पूरा सफूफ, पूरी दवा उस पर छिड़क देते हैं, उसको बाकायदा अच्छे से। तो इन दवा की पोटली और बत्ती बना लेते हैं और हम उसे कहाँ रखते हैं? मकद यानी एनल ओरिफिस या एनल ओपनिंग या एनस में, और या फर्ज यानी वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइना में। ये फर्ज का मतलब असल में वल्वा होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वेजाइना का वो, लेकिन इसके माने सुराख भी होता है, होल, ठीक है, सुराख। तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं ये टर्म, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी हुमूल की। हुमूल क्या चीज़ है? हुमूल दवा की हम पोटली बनाते हैं या बत्ती बनाते हैं, उस दवा को उस पर छिड़क कर बाकायदा, और इन दोनों चीज़ों को हम एनल ओपनिंग या वेजाइनल ओपनिंग में रखते हैं और वहाँ की बीमारी वगैरह जो भी हैं उनको सही करते हैं इस शक्ल की दवाओं से। तो ये हो गया हुमूल और पेसरी। तो अब 5th नंबर पे हम लोग बात करेंगे फरजजा की, जिसको हम कहते हैं वेजाइनल सपोजिटरी। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम उस दवा के उस पाउडर या उस डस्ट को, जो भी दवा हमारे पास है, उसको किसी कपड़े में या किसी रुई में बत्ती बना लेते हैं, ठीक है, और उसे सिर्फ और सिर्फ फर्ज में रखते हैं, यानी वेजाइनल ओपनिंग में रखते हैं। अब फर्ज में रखने वाली दवा को स्पेशल नाम दे दिया गया फरजजा। ये एक किस्म का हुमूल ही है, लेकिन स्पेशली हम इसे फर्ज में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम फरजजा हो गया, वेजाइनल सपोजिटरी। देखिए क्या होता है कि ये दवा हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जैसे ये देखिए, ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ये सर्विक्स हो गया और ये यूट्रस हो गया, ठीक है। तो ये दवा कपड़े और बत्ती में बनाकर हम यहाँ रखते हैं ताकि ये नेक ऑफ यूटरस तक पहुँच सके, और इसके अंदर भी कोई जो बीमारियां हैं ये दवा यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाए मकामी तौर पर, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ नेक ऑफ यूटरस तक इस दवा को पहुँचाने के लिए वहाँ उसमें रख देते हैं, और स्पेशली ये वेजाइनल सपोजिटरी फरजजा कहलाती हैं, एक टाइप की हुमूल ही है ये। 6ठे नंबर पर हम लोग बात करेंगे फतीला की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लग बॉग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कपड़ा हो, एक कपड़ा या रुई, कॉटन, उसको हम किसी सयाल दवा में, किसी लिक्विड दवा में डुबा लें अच्छे से। सयाल दवा हो या कोई थिक कंसिस्टेंसी की दवा हो, एक कोई मोटी दवा हो, वो उन दोनों दवा में कपड़ा या जो भी कॉटन है उसको लपेट कर बाकायदा खूब अच्छे से उसकी बत्ती बना ली गई हो, और बॉडी की कोई भी ओरिफिस हो, चाहे वो नेचुरल या अननेचुरल। इसका क्या मतलब हुआ? तो चाहे बॉडी का कोई भी सुराख हो, नाक, कान और एनस, वेजाइना, इन तमाम सुराख में, या कोई अननेचुरल कोई कट हो कोई चीज़, तो उनमें इस फतीला को दवा में डुबाकर वहाँ लगाकर बांध देते हैं। या कोई ओरिफिस है, कोई छेद वगैरह सुराख है, तो उसमें डालकर छोड़ देते हैं, चाहे कान में हो, चाहे नाक में, किसी भी चीज़ में। तो फतीला क्या होता है? कपड़ा या कॉटन किसी सयाल दवा में या कोई मोटी दवा हो, थिक मटेरियल वाली, उसमें बाकायदा अच्छे से डुबाकर उसे अपने बदन की किसी भी तबई सुराख में या गैर तबई जो कोई भी सुराख हो, कट गया हो, नेचुरल या अननेचुरल ओपनिंग में इस को रखते हैं, और उसे ही हम फतीला कहते हैं। चाहे नाक, कान, किसी भी ओरिफिस में आप इसे रखें, और वो दवा सयाल में डूबी होनी चाहिए या किसी मटेरियल में जो मोटा या गाढ़ा हो, तो वहाँ पर मकामी तौर पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वहाँ की बीमारियों को ये ठीक करता है। तो अब हम लोग फ़वायद और मकासद के बारे में जानते हैं, जो पिछली 4 चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? शयाफ, हुमूल, फरजजा और फतीला। ये 4 चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। अब इनके फ़वायद और मकसद को जाने तो कमो बेश ये एक ही जैसे हैं, लेकिन थोड़े बहुत फ़र्क हैं। सबसे पहला हम अगर इनके मकसद को जाने तो ये मकामी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मकामी तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, और इनके असरात भी मकामी तौर पर होते हैं। जहां आप इन्हें रखेंगे वहां आपको इनका रिजल्ट मिलेगा। मकामी तौर पर इस्तेमाल किया आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, और वहीं पर इसका एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करें तो ये किसी न किसी सुराख में इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई ना कोई ओपनिंग, बॉडी की कोई ना कोई ओपनिंग है जिसमें ये इस्तेमाल में आ रहे हैं। तीसरी बात देखते हैं, इसमें जो
शयाफ है ये सिर्फ और सिर्फ दवाओं से बनती है, दवा से बनती है शयाफ, और किसी कपड़े और किसी बत्ती की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद सूखी हुई एक बत्ती शक्ल की है और उसको रगड़ कर इस्तेमाल करते हैं अगर आंखों में करना है। मैंने पहले ही बताया वो तमाम चीज़ें। तो इतना जानिए, ये शयाफ सिर्फ और सिर्फ दवा से बनती है, और जो हुमूल, फरजजा और फतीला है ये सारे कपड़े और रुई और इन सब चीज़ों से बनते हैं, उसमें दवा को लपेट कर या उन पर छिड़क कर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कि शयाफ के लिए ये सिर्फ दवा से बनती है, कपड़े और रुई की जरूरत नहीं होती। चौथा पॉइंट देखते हैं। तो जो हुमूल और फरजजा है ये दोनों, ये दवा कपड़े में पोटली बनाकर या रुई में छिड़क कर मकामी तौर पर मकद और वेजाइना में ये दोनों इस्तेमाल होता है। एनस और वेजाइना में हुमूल, और फरजजा जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो बातें आपके नंबर 4 पॉइंट में होगी। उसके बाद नंबर 5 फतीला के बारे में। तो फतीला सिर्फ और सिर्फ सयाल या किसी तर दवा के साथ कपड़े या कॉटन, रुई में तर करके इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसी भी ओपनिंग में, बॉडी की किसी भी ओपनिंग में इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके मकसद हो गए और ये फवाइद। तो सब एक जैसे हैं, लेकिन इतना जानिए कि शयाफ दवा से बनता है, हुमूल कपड़ा और कॉटन, रुई में दवा को छिड़क कर बनाया जाता है, लेकिन ये मकद और फर्ज में दोनों में इस्तेमाल होता है। और फरजजा सिर्फ और सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग में इस्तेमाल होता है। फतीला बॉडी की हर ओरिफिस में जो नेचुरल या अननेचुरल हो। तो ये 4 चीज़ें आपको एकदम पता होनी चाहिए। और कोई भी आपसे पूछे कि हुमूल क्या होता है, आपको फटाक से बताना है कि हाँ ये चीज़ क्या है। फरजजा में फ़र्क पूछे तो तुरंत बताना है। शयाफ में फ़र्क पूछे, फतीला में पूछे, तो आपको ये पता होना चाहिए, एकदम टिप पे आपकी ज़बान पे रटा होना चाहिए कि इन चारों में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और वाइवा में भी अगर आपसे कोई टीचर पूछते हैं तो तुरंत आपको जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को याद रखिए। 7वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे कबूस की। तो कबूस देखिए क्या होता है। कबूस के हम लोग कई खुश्क दवाओं को कबूस कहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होती है। तो देखिए, सबसे पहला कि हम क्या करते हैं कि ऐसी दवाएं हम उनको कुर्स बना लेते हैं, टिकिया की फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी मर्ज है, ठीक है, बाहरी तौर पर, और हम उस दवा को उस पर रख कर बांध देते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, यानी हम किसी खुश्क दवा की सबसे पहले कुर्स बनाते हैं और उसे उस मकाम पर रखकर उसको बांध देते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक एक्शन करता रहता है। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होता है कि कुछ स्किन की बीमारियां होती हैं जिसमें हम कबूतर वगैरह को, जो कबूतर हैं उनको काट कर उनके पेट से सारी चीज़ों को जो वेस्ट है उनको निकाल कर उस पे मर्ज पर हम डायरेक्ट उसको खुला हुआ लगाकर बांध देते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें भी बांधने का अमल होता है। सपोज कीजिए कि ये कोई हाथ का एक पोर्शन है और यहाँ पर कोई स्किन डिजीज है। ठीक है, तो उसमें जो कबूतर का पूरा जो बॉडी है उसकी गर्म हालत में वो उसका पेट फाड़ कर दोनों तरफ से उसको लगाकर ऐसे बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कोई भी खुश्क दवा हो उसको उस मर्ज के मकाम पर लगाकर बांधना ही उसमें कबूस कहलाता है। और तीसरा क्या होता है कि कभी कभी हम दवाओं को उस मकाम पर छिड़क कर, ठीक है, फिर बांध देते हैं, फिर उसे भी हम कबूस कहते हैं। लेकिन एक यूनानी में एक टर्म है ज़रूर। क्या होता है कि किसी भी दवा को छिड़कना, ठीक है, और उसको हम कहते हैं ज़रूर। जैसे ज़रूर कथ, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, कथ था तो अगर मुंह के छाले हैं उस पर छिड़क दिया तो वो ज़रूर कथ उसका नाम पड़ता है। तो वो मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा उसको। लेकिन एक चीज़ जानिए कि इसको भी हम कबूस कहते हैं, दवा को छिड़क कर किसी चीज़ से बांध देना उस मकामी तौर पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल कबूस के बारे में। अब कबूस के फ़ायदे की बात कर लें, उसके बेनिफिट्स कि क्या है। तो एक बेनिफिट सबसे अच्छा आपको इस टॉपिक से ही समझ में आया होगा कि अगर आप किसी दवा को किसी मकाम पर आप बांध रहे हैं तो क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है कि दवा धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, लॉन्ग टाइम तक उस पर बनी रहे और काम करती रहे। जैसे अगर कोई फोड़ा भी हो जाता है तो आप सुमैक की पट्टी लगाकर उस पर बांध देते हैं ताकि देर में वो पक के फट जाए। या कोई छोटे बच्चों को या किसी को भी फोड़ा हो जाता है तो घी और पान एक साइड हीट करके उस पर लगाकर आप चिपका देते हैं, बांध देते हैं। तो यही चाहते हैं ना कि लॉन्ग टाइम तक एक्शन बना रहे और उसका रिजल्ट मिले आपको। तो इसका फ़ायदा यही है कि वो दवा देर तक वहाँ मकामी तौर पर अपना असर जाहिर करती रहे। अगर आप
ड्रेसिंग नहीं करेंगे, हटा देंगे, तो वो दवा काम करने में या किसी भी चीज़ में धुल कर या ऐसे ही गिर जाएगी। तो इसलिए तो इसका सबसे बेहतरीन मकसद या बेनिफिट्स क्या है कि हम देर तक इसका एक्शन चाहते हैं और वहाँ पर मकामी तौर पर पड़ी रहे ये दवा, और इसलिए उसे अच्छी तरीके से बांध कर इस्तेमाल में लाते हैं। तो अब 8th पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे सफूफ के बारे में, जामिद दवा में एक नई शक्ल सफूफ। तो देखिए क्या होता है कि सफूफ हम कहते किसे हैं, एक या एक से ज़्यादा कोई भी खुश्क यानी सूखी दवा को हम पीस लेते हैं, कूट कर पीस कर उसके बाद छान लेते हैं कपड़े से, चलनी से, किसी भी तरीके से, तो जो हासिल होता है हम उसे सफूफ कहते हैं। सबसे पहला कंडीशन है इसके लिए कि आपके पास खुश्क दवा होनी चाहिए, एकदम सूखी। आप उसको पीसने के लिए कई सारे आलात यूज़ करते हैं, मशीन से पीसिए या खरल में डालकर कूट कर फिर उसको चलनी में डालकर बाकायदा अच्छे से चाल कर, और जो आपको हासिल होगा वो कहलाएगा सफूफ। यानी सफूफ की डिफिनीशन की बात की जाए, तारीफ की, तो एक या एक से ज़्यादा खुश्क कुटी पिसी हुई दवा सफूफ कहलाती है। और हिप्पोक्रेट्स यानी बाबाए तिब बुकरात अपने दौर में सफूफ इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और सफूफ जो हम बात कर रहे हैं वो दाखिली और खारजी दोनों इस्तेमाल होता है। दाखिली यानी इंटरनल यूज़ और एक्सटर्नल यूज़, बाहरी बैरूनी दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो दाखिली हम खाने वाली सफूफ है उनको तो सफूफ नाम से ही जानते हैं, लेकिन जो बाहर लगाने वाले या किसी और मकसद से इस्तेमाल करने वाले सफूफ हैं उनको हम डिफरेंट नामों से जानते हैं, उनके इस्तेमाल और उनके काम के हिसाब से। तो उनको हम अलग से एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो हम सफूफ खाते हैं उसका नाम तो सफूफ ही रहता है, पाउडर ही रहता है, लेकिन जो बाहरी इस्तेमाल के लिए जो हम पाउडर यूज़ करते हैं उनका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उन्हीं को हम सफूफ की कैटेगरी में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर खाने वाले का एग्जाम्पल अगर बात करें तो सफूफ हाजिम एक पाउडर होता है हज़म की इस्लाह करने के लिए, पेट वगैरह ठीक रहे, हाजमा अच्छे से हो, तो उसके लिए बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे खाने वाला एक सफूफ हो गया। अब हम लोग आगे सफूफ में और उसकी सब हेडिंग पढ़ेंगे कि बाहरी इस्तेमाल के लिए सफूफ का क्या नाम रखा गया है। इस पॉइंट को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग अश्काल अदविया में सबसे पहली कैटेगरी जामिद अदविया पढ़ रहे हैं, सॉलिड दवा जो पूरे तिब में इस्तेमाल होती है, यूनानी तिब में। उसके बाद हम उनमें से 8वीं कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं सफूफ, जो खाने वाले सफूफ होते हैं तो उनको सफूफ कहते हैं, और जो बाहरी किसी मर्ज में इस्तेमाल किए जाते हैं उन सफूफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग के अंदर ऐसे चीज़ें चल रही हैं। तो सफूफ के बारे में, पाउडर के बारे में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सुनून या टूथ पाउडर। अब सुनून क्या होता है? सुनून देखिए, एक या एक से ज़्यादा दवा को कूट कर, खुश्क सूखी हुई दवा है उसको कूट कर पीस कर हमने सफूफ बना लिया, पाउडर बना लिया, ठीक है। अब ये पाउडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं दांतों को मजबूत करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को सफ़ेद करने के लिए। उनके साथ साथ जो टीथ हैं, दांत हैं, उनके साथ साथ जो मसूड़े हैं उनमें कोई बीमारी है, पायरिया वगैरह या मसूड़ों की कमज़ोरी है, जो दांतों को छोड़ रहे हैं मसूड़े अलग से, तो उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इन सुनून को। सुनून का मतलब होता है मंजन, ठीक है। यानी एक या एक से ज़्यादा खुश्क दवाओं को पीसकर हम सफूफ बनाते हैं और उन सफूफ को दांतों पर रगड़ कर इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें सुनून कहते हैं या टूथ पाउडर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल जानना है तो एग्जाम्पल है सुनून मुजली दंदान, यानी सुनून यानी मंजन, टूथ पाउडर, मुजली यानी सफ़ेद करने वाला, और दंदान यानी दांतों को। तो दांतों में अगर पीलापन है तो सुनून मुजली दंदान दांतों को सफ़ेद करने के लिए, ठीक है। और अगर दांतों में और भी कमजोरी है तो सुनून मुकव्वी दंदान दांतों को मजबूत करने के लिए। तो मसूड़ों में दिक्कत है तो वो भी मुकव्वी दंदान से ठीक हो जाता है। तो और भी दवाएं हैं, तो कई तरीके के मंजन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो सफूफ की पहले कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने बात की, तो यह है सुनून टूथ पाउडर। तो अब सफूफ की दूसरी किस्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मजूग या मैस्टिकेटर। तो एक या एक से ज़्यादा ऐसी दवा का सफूफ जो दांतों के बीच में रखकर चबाया जाता हो, ठीक है। दांतों के बीच में, मुंह में रखा, दांतों के बीच में रखने के बाद उस सफूफ को चबा रहे हैं अच्छी तरीके से। चबाने से मुंह में सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। सिक्रीशन बढ़ने के साथ साथ वो दवा मिक्स होती है उसमें बाकायदा, और दांतों के दर्द में,
ठीक है, या मसूड़ों की बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम देती है। यानी ऐसा सफूफ जिसको चबा कर इस्तेमाल किया जाए उसे हम मजूक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सफूफ आकर करहा। आकर करहा एक दवा है, मुफरद में मैं आपको उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सफूफ उसका बनाकर जब इस्तेमाल कराया जाता है तो दांतों के बीच में रखकर उसे चबाया जाता है, तो जब वो सिक्रीशन होते हैं उसके साथ मिक्स होकर बाकायदा मसूड़ों पे लग जाता है, दांतों पे लग जाता है, तो वहाँ पे अगर दर्द है और मसूड़ों की प्रॉब्लम है तो उनको वो ठीक कर देता है। तो उसे हम कहते हैं मजूग मैस्टिकेटर, चबाने वाली दवा। एक सफूफ है जो चबा कर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग सफूफ की तीसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो बरूद, आई डस्टिंग पाउडर, ठीक है। तो असल में बरूद यानी ठंडी चीज को कहा जाता है, बरूदत कोल्ड, तो उसी तरह बरूद ठंडी चीज को कहा जाता है। तो एक ऐसा सफूफ जो आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पुदीना वगैरह को किसी और दवा के साथ मिलाकर उसका कॉम्बिनेशन बनता है, कई सारी दवाओं के साथ मिलाकर आंखों में इस्तेमाल किया जाता है आई डस्टिंग पाउडर के तौर पर, कि आंखों में ठंडक पहुंचा सके, बहुत ज़्यादा जलन हो तो उसके लिए, ठीक है। तो बरूद क्या होती है? आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला एक सफूफ है, ठीक। अब अगला नंबर 4 देखते हैं, कोहल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोलेरियम। तो कोहल का है, कोहल आंखों में किसी बीमारी में हम इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं? तीली के जरिया, किसी तीली के जरिया हम आंखों में लगाते हैं सूरमा, जिसे हम कहते हैं, कोहल का मतलब सूरमा। तो दवा को पीस कर, उसका सफूफ है, दवा का पाउडर है, उसको हम तीली के जरिया आंखों में लगाते हैं आंखों की बीमारियों के लिए। तो कोहल एक ऐसा सफूफ जो आंखों की बीमारियों के लिए तीली से लगाया जाता है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बरूद का मतलब कि एक ऐसा सफूफ जो आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और एकदम बारीक सफूफ होता है। और कोहल, जिसे हम सूरमा कहते हैं, एक ऐसा बारीक सफूफ जो आंखों की बीमारियों के लिए किसी सलाई या तीली से लगाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसा, कोई हमारे पास ऐसी दवा होती है जो हम उसे घिसते हैं, घिसने के बाद उसे वापस आंखों में तीली के जरिए लगाते हैं, तो उसे भी हम कोहल कहते हैं। चाहे वो घिस कर लगाइए या उसका सफूफ बनाकर, दोनों एक ही चीज़ है। जब आप साफ पत्थर पर घिसेंगे तो वो पाउडर जो मिलेगा उसको सलाई से लगाते हैं, तीली से। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक को डस्टिंग पाउडर, एक को कोलेरियम। तो अब सफूफ की 5वीं कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो है ज़रूर, जिसे हम कहते हैं डस्टिंग पाउडर। तो देखिए, एक ऐसा बारीक सफूफ है जो किसी भी जख्म पर इस्तेमाल होता है, चाहे अल्सर पर कोई भी नासूर हो, कोई भी जख्म हो, उस पर छिड़क कर इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूर का मतलब छिड़कने वाली दवा, और किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में, सफूफ में। तो यानी एक ऐसा सफूफ जो छिड़क कर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ज़रूर कहते हैं, और वो जख्मों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ासकर हम मुंह के छालों में उसे छिड़क कर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी को मुंह में छाले हो जाएं, ठीक है, लिप्स के अंदर छाले हो जाएं, तो ज़रूर उन पर छिड़क कर इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल है ज़रूर कथ, ठीक है। कत्था जो होता है उसका पाउडर बनाकर मुंह ओपन करा के उस पर छिड़का जाता है, उन छालों पर, ओरल अल्सर पर, ठीक है। तो ये हो गया ज़रूर के बारे में, यानी एक ऐसा माइक्रोफाइन पाउडर जो हम छिड़क कर इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी जख्म पर या ओरल अल्सर पर। तो सफूफ के एक नए टाइप के बारे में जानेंगे। तो 6ठे नंबर पे नफूख, जिसे हम कहते हैं इंसुफ्लेशन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक निहायत बारीक सफूफ होता है जो नाक और हलक में किसी पाइप या नलकी के जरिया उसमें फूंक कर डाला जाए, ठीक है। तो देखिए, नोज है, नाक, ये नेजल ओपनिंग है, तो इसमें दवा को एकदम महीन पाउडर है और किसी पाइप के जरिए, पतली सी पाइप है, उसमें सफूफ डालकर फूंक दिया जाए और उसमें दवा पहुंच जाए, तो उसे हम कहते हैं नफूख, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि नाक और हलक में ही इसका इस्तेमाल हो, और भी कई जगह जो सुराख है बॉडी के, उसमें हम इस दवा का, इस सफूफ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे कहते हैं नफूख। सफूफ की एक नए कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं अतूश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इर्राहिन, यानी इरिटेंट करने वाली होती है। जैसे ही आपने किसी को सूंघाया वो छींकने लगेगा। तो एक ऐसा सफूफ जब किसी को सूंघाया जाए, स्मेल कराया जाए, तो वो शख्स छींकने लगे, ठीक है, तो हम उस सफूफ को कहते हैं अतूश, ठीक है, यानी सूंघने पे तुरंत छींक आ जाएगी। अब सफूफ के नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, तो 8 नंबर पे गारा, जिसे हम कहते हैं फेस पाउडर, यानी एक बारीक
खुशबूदार सफ़ूफ जो चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है चेहरे को बेहतर बनाने के लिए या चेहरे को साफ करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं गारा। एक तरीके का सफ़ूफ है, इंग्लिश में फेस पाउडर। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पे ये एक नए टाइप का अलग सफ़ूफ है जिसे हम कहते हैं गालिया, जिसे हम कहते हैं परफ्यूम पाउडर। एक ऐसा खुशबूदार सफ़ूफ जो पूरे बदन पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि बदन से खुशबू आ सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोचेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होगा, तो जिसे क्या होता है कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनका पसीना बहुत ही ख़राब है, स्मेल बहुत अजीब आती है, तो उनमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे खुशबूदार सफ़ूफ बनाए जाते हैं और उनको इस्तेमाल कराए जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है चीज़ों को, तो उन सफ़ूफ को कहते हैं गालिया। और ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि गालिया से आप क्या समझते हैं, बताएं। तो एक परफ्यूम पाउडर जो खुशबूदार है, जो सफ़ूफ है, जिसे हम बदन पर छिड़क कर और उस पर लगा कर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वो सफ़ूफ के उतने ही टाइप हैं। तो अब सफ़ूफ 8 नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा। अब 9वें नंबर पे जामिद दवा जो हम पढ़ेंगे वो है उबटन। ठीक है, तो असल में देखिए उबटन को मुंजविद दवाओं में रखना चाहिए, सेमी सॉलिड दवाओं में, लेकिन यहीं पे पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें जो सॉलिड मटेरियल यूज होते हैं उनके बिना पर। ठीक है, तो उबटन सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, जिसमें कई सारी चीज़ें पड़ती हैं, सरसों वगैरह और तमाम चीज़ों का बाकायदा एक सॉलिड पेस्ट बनता है जो बदन से मैल को छांटने में या फिर बदन की सफाई के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उबटन एक तरीके की ऐसी दवा है जो बदन की सफाई के लिए उस पर रगड़ कर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसे तो मुंजमिद दवाओं में रखना चाहिए, लेकिन इसे सॉलिड दवाओं में ही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जामिद दवा के बारे में पढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग नूरा, हेयर रिमूवर। ठीक है, तो ऐसी दवा जो हम किसी मकामी तौर पर किसी जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो बालों को जड़ों से साफ कर देती है। ठीक है, और इसके पेस्ट आते हैं, सॉलिड फॉर्म में पेस्ट होता है, और इसके लिक्विड भी आते हैं। ठीक है, उसमें चूना जुज़े खास रहता है, जो कंपाउंड आता है उसमें चूना मेन कंपोनेंट रहता है उसका। तो ऐसी दवाएं जो मकामी तौर पर इस्तेमाल की जाएं और वो वहाँ पे जो बाल हैं उनको जड़ों से साफ कर देती हैं, तो वो दवाएं नूरा कहलाती हैं या हेयर रिमूवर। ये सॉलिड पेस्ट में भी आते हैं और लिक्विड में भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड के लिहाज से यहाँ पढ़ते हैं, अगर लिक्विड के लिहाज से पढ़ें तो सयाल अदविया में उसमें पढ़ेंगे। तो सॉलिड ड्रग्स में एक नई दवा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मुरब्बा, 11वें नंबर पे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिजर्वर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कुछ सॉलिड दवाएं हम एक शक्कर और शहद के कवाम में उनको बनाकर डुबा देते हैं। ठीक है, उन दवा को तो ऐसा करते हैं हम लोग ताकि जब उनका सीज़न ख़त्म हो जाए तब भी वो हमें मिले और लॉन्ग टाइम तक सही भी रहें उस कवाम में डूबकर। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका मज़ा तल्ख हो, थोड़ा सा कड़वा हो, तो उसमें शहद और शक्कर के साथ थोड़ा उनका मज़ा भी अच्छा हो जाए। तो ओवरऑल मुरब्बा एक ऐसी दवा है जो सॉलिड है और हम उसे लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए रखे हैं। किस चीज़ में? शक्कर और शहद के कवाम में। और कई वजह होती है कि कुछ दवाओं का टेस्ट अच्छा नहीं होता उन मुरब्बों का, तो हम इसमें डुबा देते हैं तो भी वो अच्छे रहते हैं, उनका टेस्ट मीठा रहता है। तो अब नेक्स्ट एक सॉलिड दवा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है गुलकंद। तो देखिए जैसे मुरब्बा पढ़ा आप लोगों ने, तो उसमें फ्रूट्स को शक्कर और शहद के कवाम में डुबाकर ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल के लिए या टेस्ट के लिए बेहतर बनाया जाता है। सेम उसी तरह गुलकंद को हम इसमें फूलों की पत्तियों को लेकर शक्कर और शहद के कवाम में मिलाकर बेहतर तरीके से बनाते हैं और उसे इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे गुलकंद गुलाब, एग्जाम्पल के तौर पर गुलाब की पत्तियां शक्कर और शहद के कवाम में मिलाकर बनाई जाती हैं। तो ये भी एक किस्म की सॉलिड दवा है। तो 13 नंबर पे हम लोग बात करेंगे रूब की, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट, और इसे हम सॉलिड दवा में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी फूल या मेवा जात को लेकर उसका निचोड़ हासिल कर लेते हैं और उसमें शक्कर और शहद डालकर खूब अच्छे से पकाकर एकदम मोटा सॉलिड खुश्क कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो जो हमें हासिल होता है वो रूब कहलाता है। कोई फूल है, कोई दवा या कोई मेवा जात हो, कोई भी मेवा है, ठीक है, उनको निचोड़ कर उनका उसारा हासिल करते हैं। ठीक है, तो फूलों से निचोड़ कर उसारा हासिल करते हैं और इसे भी मशीन में डालकर इसका निचोड़ हासिल कर लेते हैं और इसे शक्कर और शहद के कवाम में डालकर खूब पकाते हैं। पकाने के बाद जब एकदम सॉलिड हो जाता है तो हम इसे रुब कहते हैं। तो 14 नंबर पे हम लोग बात करेंगे हलवा यानी स्वीट्स की। इसे भी हम लोग सॉलिड ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये दवा सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों होती है कि इनके कवाम के लिहाज से
ठीक है। तो अगर आटा और सूजी वगैरह को अगर मिक्स करके शक्कर के कवाब में बनाएं तो वो हलवा कहलाता है। ठीक उसी तरह क्या होता है कि दवाओं का भी हलवा तैयार होता है, जैसे हलवा सालब, हलवा घी कवार, ये सब बनाए जाते हैं यूनानी तिब में। ठीक है, तो हलवा शक्कर के कवाब में दवाई अज्जा को शामिल करके हम लोग बेहतर मोटा या सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं। और कभी कभी हम लोग बैजा मुर्ग का भी हलवा बनाते हैं, यानी अंडे का, उसमें घी वगैरह मिलाकर और शक्कर मिलाकर उसका बेहतर तरीके से पकाकर उसको बनाते हैं। तो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, हलवा सालब, हलवा घी कवार और हलवा बैजा मुर्ग। ठीक है, तो कोई भी दवाई अज्जा शक्कर के कवाब के साथ शामिल करके आप लोगों ने बनाया तो वो स्वीट्स, मीठा है, हलवा है, तो उसे हम सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये ओवरऑल सॉलिड ड्रग्स के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 14 सॉलिड ड्रग्स पढ़े हैं और सफूफ वाले में हम लोगों ने 8-9 कैटेगरी। इसमें आप जब शक्लों को इस्तेमाल में लाएंगे, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, जैसे कोई पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर अब धातु पे इस्तेमाल करें तो आप उसको समून नाम दे दिए। अब आप हलवा घर में बना रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रोज़ प्रैक्टिस में है, तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि एक सॉलिड ड्रग्स बनाया हम लोगों ने चाट और उसको रट लें तो ऐसे नहीं याद होगा। आप अपने मुआशरे में पूरी चीज़ों को समझिए कि ये चीज़ कहाँ है, ये कैसे, ये कैसा पाउडर है, कहाँ यूज़ हो रहा है। तो मुआशरे के लिहाज से उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए और को रिलेट कर उसको समझिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल सॉलिड ड्रग्स के बारे में हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में सेमी सॉलिड के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जितना आसानी से मैं समझा सकता हूँ मैंने समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर नई वीडियो में और पढ़ेंगे उसमें सेमी सॉलिड यानी मुंजमद दवाओं के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।